नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग। ये अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो कोऑपरेटिव एक्ट है उस कोऑपरेटिव एक्ट का ये टॉपिक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जा सकने की संभावना है। लास्ट ईयर जो 2019 में जो पेपर हुआ था वहां पे भी इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करते हैं। राजस्थान सहकारी बैंक 2023 की भर्ती के लिए भर्ती की वैकेंसी जो अभी रुक गई थी, पोस्टपोन हुई है, उसका नोटिफिकेशन वापस जारी होने वाला है या वापस स्टार्ट होने वाली है। तो आप तैयारी को लगातार जारी रखना। चलिए, जो टॉपिक है अपने पास फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, आपको पता चल गया होगा कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल्स है, जो अपने पास बुनियादी ढांचा है, उसको हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि क्या है वो ढांचा। तो इसके अंदर जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाला है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग भारत में स्टार्ट कहाँ से हुई है, या बैंकिंग का हम इतिहास देखेंगे कि भारत के अंदर बैंकिंग का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट बैंकिंग के कंसेप्ट बैंकिंग के क्या क्या कंसेप्ट है, या बैंकिंग किस कंसेप्ट या किस सिद्धांतों पर कार्य करती है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। थर्ड हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, यानी जो अभी की बैंकिंग प्रणाली है वो कैसे कार्य करती है, या कौन कौन से की फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। और लास्ट में हम कंक्लूजन के अंदर उनके प्रोज और कॉन्स देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कैसे सुधारा जा सकता है, या फिर बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक के। और भारत में बैंकिंग का विकास, भारत में देखेंगे बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री देखेंगे बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, एक छोटा सा अपने पास इंट्रोडक्शन देखेंगे बैंकिंग का। तो देखिएगा, द फर्स्ट बैंक इन द इंडिया, द बैंक ऑफ द हिंदुस्तान, जो सबसे पहला बैंक था इंडिया के अंदर वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर आपको कुछ कोई भी पूछे इंट्रोडक्शन के लिए भी, या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो पूछेगा सबसे पहले भारत के अंदर जो बैंक था वो कौन सा था, तो आप बोलोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1970 के अंदर, 1970 के अंदर ये स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और इसको लिक्विडेशन कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1829 के अंदर। 1829 के अंदर वापस इसके एसेट्स को बेच के कैपिटल पे कन्वर्ट कर दिया गया और बैंक को बंद कर दिया गया, बैंक समाप्त हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो बैंक आता है वो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक का नाम आता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1786 में, 1786 के अंदर जनरल बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ। और साथ में कौन सा था, एक द बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे जो स्टैब्लिश हुआ था 1840 के अंदर। ये बैंक मेजर बैंक्स थे जो स्टैब्लिश हुए थे आपके 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे, तथा 1786 के अंदर 1786 के अंदर जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई, इनकी स्थापना हुई थी भारत के इतिहास के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मेजर एक चेंजेस आता है या मेजर बैंक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वो कब से हुआ, द फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक इन द इंडिया, जो क्या थी, ये दोनों बैंक, जो बैंक ऑफ क्या बॉम्बे और जनरल बैंक ऑफ इंडिया, मेनली द बैंक ऑफ बॉम्बे, ये सबसे पहले कौन सी थी जो सक्सेसफुल बैंकिंग बोल सकते हैं, उस प्रणाली को स्थापित करने वाली बैंक कौन थी, बैंक ऑफ बॉम्बे को बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए, दिस बैंक वर द फॉलोड बाय बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद या उसके पहले आसपास में कौन से बैंक आई थी, द बैंक ऑफ बंगाल, एक मेजर बैंक आती है बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1809 में हुई थी स्टेब्लिश। द बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में, अभी हमने बताया था 1840 में, और साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि 1843 में। तो ये तीनों जो मेजर बैंक्स थी, ये तीनों इंडिया की क्या थी, मेजर बैंक्स थी अपने इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ क्या मद्रास, इन तीनों को क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। इन तीनों को शामिल करके एक बैंक का निर्माण किया गया, जिसे क्या बोलते थे, फॉर्म द प्रेसिडेंसी बैंक, जिसको क्या बोला, प्रेसिडेंसी बैंक बोला हमने, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में उसका नाम क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो अभी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर मेजर लोगों के अकाउंट्स है, या बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो फॉर्म कहाँ से हुआ, तो बैंक ऑफ बंगाल से, जो 1809 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना, और बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बना। इन तीनों को फॉर्म करके प्रेसिडेंसी बैंक बना, और इससे इसी का नाम क्या है अभी, बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम। ठीक है, तो ये मेनली क्या था, अपने पास हिस्ट्री थी। आगे और देखते हैं। द ईयर 1921, अब आता है 1921 का साल, मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इन द इंडिया, यानी 1921 के बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड बैंक का क्या हुआ, विकास स्टार्ट हुआ। जो बैंकिंग प्रणाली थी वो ऑर्गेनाइज होने लगी, यानी बड़े बड़े नेशनल बैंक के साथ में। ठीक है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, किसके साथ में, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, इंडियन बैंकर एसोसिएशन, आईबीए क्या है, भारतीय बैंकर एसोसिएशन। ठीक है, भारतीय बैंकर एसोसिएशन के साथ में 1921 में इन सब बैंकों को मिला के किया गया, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को निर्माण किया गया, या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए,
टू द रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इन द इंडिया। ये मतलब ये रिप्रेजेंट करता था, सभी बैंकों को रिप्रेजेंट करता था और उसके लेन देन वगैरह उसकी सारी कार्य प्रणाली को कौन नियंत्रित करता था? इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए इन 1969 1969 के अंदर द गवर्नमेंट नेशनलाइज। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था 1969 के अंदर, बहुत ही मेजर ईयर आता है। द गवर्नमेंट नेशनलाइज क्या कर दिया? 4 मेजर नेशनल बैंक, या जो 14 कॉमर्शियल बैंक्स थे, जो 14 मेजर वाणिज्यिक बैंक थे, उनको मिला के क्या कर दिया गया यहाँ पे 1969 के अंदर नेशनलाइज बैंक बना दिया गया, या नेशनलाइज बैंक घोषित कर दिया गया इन 14 मेजर बैंक्स को। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक्स थे पहले उनको, which were the later followed by the nationalization of the 6 more banks। यानी उसके बाद में क्या किया गया? 6 और बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया गया? 1980 के अंदर। 1980 के अंदर इन 6 और बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया। तो मेनली अपन बोले तो क्या कि 1921 के अंदर क्या गया? आईबीए की स्थापना हुई, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। उसके बाद में 1969 के अंदर क्या हुआ कि 14 जो मेजर बैंक थे, 14 जो मेजर कॉमर्शियल बैंक थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? नेशनल बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद में 1980 के बाद में क्या गया? इन 6 और बैंकों को कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल बैंक में। अब क्या होता है कॉमर्शियल बैंक और क्या होता है नेशनल बैंक, ये समझना। देखो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका मेजर जो मोटिव होता है वो होता है सिर्फ पैसा कमाना। वो क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना, हाई इंटरेस्ट पे क्या देना? लोन देना और इंटरेस्ट वसूल करना किसी के। जो गांव के बढ़िया होते थे ना पहले, जिसको बढ़िया बोलते थे, लाला जी बोलते थे, तो वो काम किसका होता है? वो होता है कॉमर्शियल बैंक का काम। ठीक है, जबकि नेशनल बैंक का काम क्या होता है? नेशनल बैंक का ये काम होता है कि अपना प्रॉफिट तो लेगी, साथ साथ में क्या करेगी? कस्टमर्स का भी ध्यान देगी, या नेशनल को अपने इंडिया या फिर पूरे राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय हित में जो कार्य करता है उसे बोलते हैं नेशनल बैंक। ठीक है, तो जो अभी मेजर बैंक आपको दिखते हैं वो सारे क्या है? नेशनल बैंक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंक और नेशनल बैंक जो 14 + 6 यानी पूरे 20 बैंक को क्या गया 1980 तक नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद देखिए दिस लेड द एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग। यानी इससे क्या हुआ? क्या जैसे नेशनलाइज किया बैंक को, इससे क्या हुआ कि एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग प्रणाली का। बैंकिंग प्रणाली क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा बढ़ी। अब कैसे बढ़ी? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक थे, जैसे मान लो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे आपको कोई लोन दे रहा है, तो कोई पैसे वाला आदमी होगा वही वहां जाके क्या कर सकता है? लोन ले सकता है या फिर कोई भी लेन देन कर सकता है। लेकिन अगर मानो एक ऐसी बैंक है जो कि क्या कर लो इंटरेस्ट पे दे सकता है या फिर आपको फ्री में लेन देन की सुविधा प्रदान करता है, तो नॉर्मल इंसान या मिडिल क्लास या फिर लो क्लास के भी फैमिली क्या कर सकती है? वहां से लोन ले सकती है या आदान प्रदान कर सकती है क्रेडिट का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जब ये नेशनलाइज हो गए बैंक, उसके बाद क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ बैंकिंग का, यानी बैंकिंग प्रणाली क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है, सर्विसेज एंड रूरल एरिया, मेनली किसके अंदर? रूरल एरिया कर रहे हैं, और रिमोट एरिया जहां पे क्या हुआ था? रिमोट एरिया जहां पे पहले पहुंच नहीं थी, वहां भी अब बैंकिंग प्रणाली की पहुंच हुई। एंड द हेल्प द ग्रोथ ऑफ द इंडिया, इससे क्या हुआ? भारत की ग्रोथ में भी मदद मिली। ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भारत की ग्रोथ या भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको मदद मिली। जो 1990 का टाइम था, 1990 का टाइम, अब क्या हुआ? 1990 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट ने क्या किया था? लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था, जिससे क्या हुआ कि और ज्यादा, यानी जो निजीकरण हुआ, निजीकरण उदारीकरण जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ है 1990 के अंदर, उससे क्या हुआ? बैंकिंग प्रणाली के ओपन के साथ साथ जो विदेशी बैंक थे, जो फॉरेन बैंक थे, उनका भी निवेश क्या आया इंडिया में, या फिर फॉरेन बैंक्स भी क्या हुए? इंडिया में स्टेब्लिश हुए। जैसे फेडरल बैंक वगैरह क्या है? फॉरेन बैंक्स थे, वो भी क्या हुए? इंडिया में स्टेब्लिश हुए और भारतीयों के लेन देन को और प्रभावी बनाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अलाउ द प्राइवेट एंड द फॉरेन बैंक्स टू एंटर द मार्केट, यानी प्राइवेट बैंक और जो फॉरेन बैंक से ये भी मार्केट के अंदर एंटर हो सके, ऐसी सुविधा कब हुई अपने पास? 1990 के अंदर। ठीक है, पूरी कहानी की तरह ये कहानी चल रही है हिस्ट्री के अंदर, इसको समझते रहना। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। दिस लेड यानी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था उसके कारण क्या हुआ? दिस लेड टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड द इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग। इससे क्या हुआ कि जो पहले के बैंक थे उनमें एक कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा हुआ, और उससे क्या हुआ? सबने क्या हो गया? उस कंपटीशन के कारण क्या हुआ कि अपनी क्वालिटी को अच्छा किया। ठीक है, चलिए इन द इंडिया टुडे, यानी आज के टाइम में हम देखें तो क्या है? द इंडिया हैज अ वेल डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम with the large network of the bank offering the customers and the various financial products and the services। अभी के टाइम यही कारण है कि क्या है? अभी के टाइम बहुत सारे बैंक क्या अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है अपने फाइनेंशियल्स को, और एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती है फाइनेंशियल लेन देन के लिए। ठीक है, ओके। द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, जो इसको क्या करती है? पूरे रेगुलेट करती है सभी नेशनल बैंक्स को। तो रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया
इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। ओके, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन द कंट्री। मतलब ये क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, वो क्या करता है, सभी नियमों को बनाता है, सभी बैंकिंग सिस्टम के लिए नियमों को बनाएगा और उनको रेगुलेट करेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ऊपर का होना है, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहती है, तो वो एक तरह से क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। सभी जानते होंगे जो इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा कि मान लो आपको कोई भी नोट जारी करना है या कॉइन्स बनाना है या बैंकों को नोट देना है, तो वो कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, ठीक है। यानी मॉनिटरिंग जो पॉलिसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी, वो किसके पास होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सब था अपने पास नॉर्मल इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि कैसे बैंक का डेवलपमेंट हुआ, कैसे बैंक का विलय हुआ और इससे क्या फायदा हुआ नॉर्मल पीपल को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कोई भी बैंक दे देगा, आपको पूछेगा इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, या फिर बोल देगा इन बैंकों का विलय कब हुआ, या फिर बैंकों में से होने वाले फायदे जो कि कस्टमर्स को होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास देखिए, इसी के अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग यानी कि मौलिक अवधारणा क्या है, या फिर अब बोल सकते हैं कि बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रखने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, या क्या स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा ताकि बैंकिंग प्रणाली और अच्छे से चले, इकोनॉमी और अच्छे से चले, ठीक है। तो देखिए, बैंक प्ले द वाइटल रोल इन द इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग द रेंज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को। अब बैंकिंग प्रणाली क्या करती है, एक बहुत ही बड़ी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, बहुत ही व्यापक रूप में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जो किस किस को करती है, वो व्यक्तियों को भी कर सकती है, व्यवसाय को भी और सरकार को भी। मान लो किसी सरकार को लोन चाहिए तो भी कौन देता है, बैंक देता है। किसी व्यवसाय को कोई बिजनेस चला रहा है वो लोन लेना चाहिए तो भी कौन देती है, बैंक देती है। और कोई पर्सनल लोन, अगर पर्सनल व्यक्ति को लोन चाहिए तो वो भी, खाली लोन ही नहीं, बहुत और भी सुविधा है। जैसे मान लो आपको एक स्टेटमेंट डाउनलोड करना, आपका बैंक अकाउंट है, स्टेटमेंट डाउनलोड करना, तो वो भी क्या है, एक तरह से सेवा है जो बैंक के द्वारा दी गई है, वो तो वो बैंक की मौलिक अवधारणाओं के अंदर आती है, फंडामेंटल अवधारणाओं के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या क्या अवधारणाएं हो सकती है, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है जो बैंक अपन को देता है, जो बैंक दे रही है अपन को क्या क्या सुविधाएं है। तो सबसे पहले जो एक है डिपॉजिट की सुविधा, क्या डिपॉजिट की, यानी जमा धन की, ठीक है, धन को जमा करने की या डिपॉजिट करने की जो सुविधा है वो देती है। अब इसको देखते हैं क्या देती है। द डिपॉजिट इज अ मनी दैट इज प्लेस्ड इन अ बैंक अकाउंट। अब डिपॉजिट क्या है कि एक तरह से पैसा है जो कि आपके बैंक अकाउंट में जमा है, उसी को हम बोलते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ द कैश। अब डिपॉजिट कैसे हो सकता है कि आप जाके कैश जमा करवा दीजिए आपके बैंक में, मैं बोलूं डिपॉजिट है या डिपॉजिट करवाइए, तो प्रोसेस क्या हो सकता है, या तो आप बैंक से को कैश दे दीजिए, या कोई चेक दे दीजिए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर कर रहे हो वो। तो इन सबको भी क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं। इन सबको डिपॉजिट बोलेंगे कि आप नकद दे दीजिए, चेक दे दीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण किसी भी पैसे का कर दीजिए, ठीक है। द बैंक टिपिकली ऑफर द डिफरेंट अकाउंट, यानी बैंक क्या करता है, अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट आपको प्रोवाइड कर देता है। कैसे अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर अपने पास जो करंट अकाउंट होता है, ये अलग अलग टाइप के अकाउंट है। इनके अलावा भी और क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट सच एज द चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, यानी सीडी। सीडी क्या होता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, यानी आपको क्या करता है, डिपॉजिट जमा कराओगे उसके बदले सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ताकि क्या होता है, उससे पता चलता है कि आपके कितने असेट जमा है बैंक के अंदर। जैसे मान लो किसी सरकार के पास बहुत ही पैसा है, तो वो क्या करती है कि उस बैंक में डिपॉजिट करा देती है, यानी उसकी सीडी करवा देती है। उससे क्या होता है कि उससे पता चलता है कि सरकार कितनी सक्षम है, उसके पास लेन देन के लिए कितना लिक्विडेशन में अमाउंट पड़ा है, तो वो होता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आपको एक सिंपल सा एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, वैसे फिक्स डिपॉजिट की तरह सरकार होगा, ठीक है। दैट ऑफर द वेरिंग इंटरेस्ट रेट एंड द टर्म्स, जो कि क्या करता है, आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी डिपॉजिट के बारे में। अब सेकंड जो सुविधा अपन को प्रदान की जाती है वो क्या है, लोन। क्या करती है, लोन की सुविधा, यानी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है किसी भी बैंक के द्वारा। अब वो क्या है, द लोन इज अ सम ऑफ द मनी दैट बैंक्स लेड्स टू एन इंडिविजुअल और बिजनेस, यानी लोन क्या है, एक तरह से ऐसा अमाउंट है जो कि बैंक आपको देती है कोई भी बिजनेस करने के लिए या फिर इंडिविजुअल काम के लिए। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्ले बैक द लोन, यानी जो लोन लेता है या जो उधार लेता है उसको क्या करना पड़ता है, वापस पे करना पड़ता है बैंक को, प्लस इंटरेस्ट, किसके साथ में, इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ में उसको पे करना पड़ता है। नॉर्मल सी चीज है, सभी को पता है। ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी एक फिक्स समय में, ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड में वो जमा करना पड़ेगा।
बैंक्स में भी ऑफर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लोन सच एज द पर्सनल मॉर्गेज एंड द बिजनेस लोन। यानी बैंक्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि मान लो आपका पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन और काफी सारे लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड कर सकती है। तो लोन देना भी क्या हो गया, एक बैंक का बिजनेस, फंडामेंटल बिजनेस हो गया। ठीक है, आगे देखिए इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरह से हमने बोला कि कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट पे तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट हमें मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है, दो तरह से भी मिल सकता है। जैसे मान लो आपने लोन लिया तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपने पैसा जमा करवा दिया बैंक के अंदर तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। तो दोनों टाइप का इंटरेस्ट क्या करती है, बैंक अपने कार्यों में शामिल रखती है। ठीक है, द इंटरेस्ट इज ए चार्ज दैट द बैंक चार्जेस फॉर द लेंडिंग द मनी। यानी आप अगर उधार लोगे तो बैंक क्या करती है, आपको चार्ज करती है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट वो लेती है। इट इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट दैट इज यूजुअली पेड। यानी ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है जिस जो अमाउंट आपने लिया है उस अमाउंट पर। ठीक है, इन द इंस्टॉलमेंट थ्रू आउट द लोन, यानी पूरे इंस्टॉलमेंट में भी काउंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया है अभी, तो अभी जो आज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, जो आपकी इस बार मान लो कोई इंस्टॉलमेंट है उसमें से वो 10 लाख का पहले ब्याज कटेगा, उसके बाद में कुछ अमाउंट कटेगा जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये ऐसी प्रणाली काम में लेती है बैंक्स। ठीक है, द बैंक में भी आल्सो पे द इंटरेस्ट टू द डिपोजिटर्स टू द मनी। यानी बैंक इंटरेस्ट भी देती है, आपको देती भी है। कब देती है, जब आप डिपॉजिट कराते हो पैसे किसी भी खाते के अंदर, बैंक खाते के अंदर, तो क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट देगी। और अगर आप पैसे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर बता रखी थी। ये नॉर्मल सीडी यानी आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान लो आपने पैसे जमा कराए, आपको सर्टिफिकेट मिला डिपॉजिट का, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करेगा बैंक। ठीक है, और क्या कर सकता है बैंक, क्रेडिट देता है। बैंक क्या करता है, क्रेडिट देता है। क्रेडिट क्या होता है, नॉर्मली एक तरह से उधार ही है। क्रेडिट मतलब क्या, उधार। तो क्रेडिट रेफर टू द एबिलिटी टू एन इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू बोरो द मनी। यानी एक तरह से क्या है, ये एबिलिटी है कि आप कितना पैसा ले सकते हो, आप कितना पैसा ले सकते हो बैंक से। यानी क्या, क्रेडिट का तात्पर्य किसी व्यक्ति से, व्यवसाय कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेना है। यानी अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरा क्रेडिट क्या है 10 लाख का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक मेरे को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, भले मैं लूं या नहीं लूं, लेकिन बैंक ने क्या किया है कि आपको प्रोवाइड किया है कि आप 10 लाख तक का पैसा हमसे ले सकते हो। तो इसे बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब ये क्रेडिट क्या होता है, एक होता है क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट वर्थनेस का मतलब क्या होता है कि आप कितने वर्थ हो, मतलब आप कितने सक्षम हो उस क्रेडिट के लिए, यानी आपको कितना पैसा दिया जा सकता है, वो आपकी क्या है, एक तरह से कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है। इस डिटरमाइंड बाय द क्रेडिट हिस्ट्री। ये कैसे चेक करते हैं, एक क्रेडिट हिस्ट्री से चेक करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, तो वो क्या करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे कि इससे पहले आपने कौन कौन से पैसे लिए थे उधार। ठीक है, तो बैंकिंग क्या करती है, ऐसे करती है। और क्या चेक करती है कि आपकी इनकम चेक करेगी, आपकी इनकम कितनी है। एंड डेट टू इनकम, यानी आप अपनी इनकम के आधार पर कितना लोन ले सकते हो, या आपकी इनकम तो मान लो 20,000 है और आप चाहते हो कि मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा या फिर मैं एक किस्त करवा देता हूँ 30,000 की, तो बैंकिंग ऐसा नहीं करती है। बैंक क्या करती है, आपका इनकम टू डेप्थ रेशियो देखती है, यानी इनकम के आधार पर आपको डेप्थ दे दी जाएगी या लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, बैंक में भी यूज द क्रेडिट स्कोर। इसके लिए वो क्रेडिट स्कोर नाम की एक चीज को काम में लेते हैं, क्रेडिट स्कोर। न्यूमेरिकल समराइज एंड द क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री को भी चेक करते हैं। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, क्रेडिट देता है, यानी आपको पैसे उधार दे सकता है, या फिर आपकी एक कैपेबिलिटी देख के आपको क्रेडिट देता है। क्रेडिट का एक अमाउंट है जो आप लो या ना लो, वो आपको बैंक ने प्रोवाइड करवाया। ठीक है, चलिए रिस्क मैनेजमेंट। बैंकिंग का और क्या काम होता है, बैंकिंग का काम एक बड़ा मेजर काम होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड पोटेंशियली मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ दैट बी अफेक्ट द बैंक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होगा कि जो जोखिम होते हैं आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, उनका मूल्यांकन करता है बैंक। क्या मूल्यांकन करता है और संभावित रूप से कम करने की कोशिश करता है कि आपकी जो रिस्क है उसको कम किया जाए। कैसे, कि मान लो आपने कैश बहुत ही ज्यादा रखा है अपने पास, तो कैश रखा है अपने पास, तो उसका क्या होता है, रिस्क ज्यादा है कि वो कैश क्या हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर कैश आपका चोरी हो सकता है। तो ऐसे सभी रिस्क को क्या करता है, मैनेज करता है बैंक। तो बैंक का एक हिडन कार्य है ये वाला कि वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा और संभावित रूप से कम करेगा आपके रिस्क को और जोखिम प्रबंधन को शामिल करता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से वो जोखिम का प्रबंधन करता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस में बी इंक्लूडेड द क्रेडिट मार्केट लिक्विडिटी ऑपरेशनल एंड द रेपुटेशन रिस्क। यानी ये कैसे रिस्क हो सकता है कि आपका क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, यानी पैसे गुम ना हो जाए वो रिस्क,
मार्केट रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि आप मान लो आप 10 लाख रुपए लेकर घर पे बैठे हो और आप 10 साल बाद उनको पास से निकालो तो वो अब 10 लाख नहीं है, उनका मार्केट वैल्यू कम हो चुका है। तो ये मार्केट वैल्यू को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। और लिक्विडिटी यानी क्या करता है, जो लिक्विडिटी में पैसे या नकद पैसे हैं उनको भी क्या करता है, शामिल करता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये था रिस्क मैनेजमेंट। फिर क्या है, फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। अब ये तो हमने जो पढ़े थे वो क्या करता है, बैंकिंग के फंडामेंटल वर्क हो गए कि बैंक क्या करती है वो कार्य जो कि आपके कस्टमर के लिए और खुद के लिए भी बेनिफिशियरी हो। अब क्या है कि फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, यानी मॉडर्न बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीजें जा रही है, ये कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम मॉडर्न बैंकिंग कह सकते हैं, तो वो सब देखिए। ठीक है, मॉडर्न डे बैंकिंग इज रेफर टू द फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द बैंक इन द करेंट एरा। मतलब क्या है कि आधुनिक बैंकिंग वर्तमान युग में बैंक की वित्तीय गतिविधियों के संदर्भित करती है। यानी आधुनिक बैंकिंग क्या है कि वर्तमान में आप किस तरह से बैंकिंग कर रहे हो, बैंकिंग का मतलब किस तरह से लेन देन कर रहे हो या पैसा कैसे यूज कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, वो आपको बताएगा फंडामेंटल बैंकिंग या फिर मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रेपिडली चेंजिंग द इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स। यानी क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप बैंकिंग प्रणाली को कैसे यूज करते हो, तो वो वाला भी आपको बैंक सजेस्ट करती है। ठीक है, हियर आर द सम बैंकिंग फंडामेंटल मॉडर्न बैंकिंग। यानी यहाँ पे हम कुछ बुनियादी सिद्धांत देखेंगे बैंकिंग के, जो कि किस में पढ़ सकते हैं हम, फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न बैंकिंग में देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम रेफर कर सकते हैं कि एक तरह से क्या है, मॉडर्न बैंकिंग का उदाहरण है। अब कौन कौन सी है वो चीजें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो चीजें हैं अपने पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, कि आप क्या करते हो, मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू क्या करता है बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोल सकते हैं, जहां इंटरनेट हो प्लस कोई गैजेट हो, यानी कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वो गैजेट हो और उसके द्वारा क्या कर रहे हैं आप बैंकिंग कर रहे हैं, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग जो कि क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है, उसे बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। जैसे आपने सुना होगा एक मोबाइल एटीएम, क्या होता है मोबाइल एटीएम, यानी एटीएम को एक जगह पे रखा आपने, वहां पे उस गांव के लोगों ने सब पैसा निकाल दिया, अब उसी एटीएम को दूसरे गांव में लेके गए और उस गांव के लोग भी उस पैसे को वहां से निकाल रहे हैं, तो उससे बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। वो किसका सिद्धांत है, मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल एटीएम भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होगा, तो वित्तीय भुगतान। तो वित्तीय भुगतान जैसे कि आप अभी कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो या फिर बैंक की साइड से कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, तो ये सभी क्या है, डिजिटल पेमेंट है, जहां क्या है व्यवहारिक रूप में पैसा आपको नहीं दिखता है, सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में आप पैसा भेज रहे हो। ठीक है, फिर क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है कि वो वित्तीय जो पैसा आप बैंकिंग के अंदर यूज कर रहे हो उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, वो यूज कैसे हो रहा है, वो सभी वित्तीय समावेशन में वो आपको प्रोवाइड करता है बैंकिंग। ठीक है, और एक रेगुलेटरी कंप्लेंस यानी विनियामक अनुपालना। रेगुलेटरी कंप्लेंस भी क्या है, ये भी अपने पास मॉडर्न फीचर है जो बैंकिंग प्रणाली का है। उसके अंदर क्या होता है कि वो पैसा जो बैंक के अंदर रखा हुआ है उस पैसे का कैसे रख रखाव हो रहा है, उसके रूप में क्या बोलते हैं अपन, रेगुलेटरी कंप्लेंस। और जो लास्ट अपने पास है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब जो वित्तीय प्रबंधन करता है, रिस्क मैनेजमेंट जो वर्तमान एरा में है, मतलब मान लो वो आपको डिजिटल लॉकर दे रहा है, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहा है बैंकिंग में ऐसी प्रणाली का यूज कर रहा है जिससे कि क्या हो कि अभी के वर्तमान में जो डिजिटल पेमेंट है उनको सुरक्षित रखा जा सके, जैसे कोई फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सब सिस्टम किस में आएंगे, डिजिटल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास मोटा मोटी ये हमने चीज देखा था फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग। फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग में क्या देखा हमने, फंडामेंटल बैंकिंग में हमने सबसे पहले देखा कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, देखा कि हिस्ट्री कैसे हुई थी बैंकिंग की। उसके बाद में हमने चेक किया कि बैंकों के सिद्धांत क्या है और कैसे टाइम के साथ सिद्धांत चेंज हुए और अभी वर्तमान में क्या सिद्धांत हुए, वो सब फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग के अंदर देखा। ठीक है, चलिए छोटा सा वीडियो था आपके लिए, मेरे हिसाब से सारे थोड़े बहुत डाउट होंगे क्लीन। और अब क्या करेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसको भी साथ साथ लेते रहेंगे टॉपिक्स को, और आगे के टॉपिक देखेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमी आपके क्लियर होगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।